भारत की तरफ से अभी 6 एडिशनल C-130 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। रुद्रम सीरीज का दूसरा मिसाइल रुद्रम 2 क्या सच में एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होने वाला है? स्विच टैक्टिकल हाइब्रिड ड्रोन क्या है और इसको किस वजह से इंडियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है? क्या सच में चाइना की तरफ से अभी अपनी एंटायर J-7 फ्लीट को एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की फ्लीट में कन्वर्ट किया जा रहा है? और क्या भारत अभी सच में अफगानिस्तान में मौजूद अपनी कॉन्सुलेट को बंद करने वाला है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एक मेजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे अभी हमारे पास लगभग 12 एयरक्राफ्ट मौजूद है और इंडियन एयरफोर्स के जितने भी मेजर टैक्टिकल एयरलिफ्टिंग मिशन होते हैं उन सभी में इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टोटल 12 एयरक्राफ्ट को अभी तक 2 अलग अलग बैच में खरीदा गया था, जिसमें से पहले बैच को 2008 में खरीदा गया था और फिर एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट को 2013 में खरीदा गया था। लेकिन 2014 में इनमें से एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया था, जिसको 2019 के आसपास रिप्लेस कर दिया गया था। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-130 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को फर्दर एक्सपेंड करने का फैसला किया गया है और अभी एडिशनल 6 C-130 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। वैसे इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वो हमेशा से ही इसकी 18 यूनिट को ऑपरेट करना चाहते थे और इसी वजह से अभी पहले से ही हिंडन एयरवेज में 18 C-130 एयरक्राफ्ट को रखने के लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा चुका है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेन एयरक्राफ्ट है और मेनली C-17 को हैवी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर नॉर्मली जो पैराड्रॉपिंग मिशन हुआ करते हैं या इसके अलावा मीडियम कैटेगरी की टैक्टिकल एयर लिफ्टिंग मिशन हुआ करते हैं, उन सभी में इसी एयरक्राफ्ट को वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जल्दी से इसके एडिशनल 6 यूनिट को ऑर्डर करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड एलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद जल्दी से इसके लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाएगा और वैसे ही एक फॉलो ऑन टेंडर होने वाला है, तो इसमें ज़्यादा डिले होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। अगला अपडेट एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लेके है। आज मैंने देखा है कुछ डिफेंस फोरम में रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल को लेके कुछ अपडेट सामने आए थे और कुछ आर्टिकल पब्लिश किए गए थे जिसमें रुद्रम 2 को एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है। अब हालांकि DRDO की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन हाँ इसी साल फरवरी के महीने में एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें वेंकैया नायडू DRDO की फैसिलिटी के विजिट पर गए हुए थे और उसी दौरान कुछ इमेज को पब्लिश किया गया था जिसमें रुद्रम 2 मिसाइल को देखा गया था। अब रुद्रम 2 या रुद्रम 3 मिसाइल की बात करें तो ये रुद्रम फैमिली का ही मिसाइल होने वाला है। जैसे कि हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइल होते हैं अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, वैसे ही ये रुद्रम सीरीज का मिसाइल होने वाला है। लेकिन रुद्रम 1 की बात करें तो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और मेनली इसको दुश्मन के रडार स्टेशन को और उनकी सैम साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक बताया जाता है और इसको 2022 से इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल करने की बात भी सामने आई है और इसको कई बार इंडियन एयरफोर्स की Su-30 से टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन इसी फैमिली की दूसरी मिसाइल रुद्रम 2 की बात करें तो इसका रेंज अभी 350 किलोमीटर तक होने की बात सामने आई है, जो कि बोथ एयर और सी बेस्ड टारगेट को निशाना बना सकता है। और सेम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक नेवल वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है जो कि एक सी स्किमिंग मिसाइल होने वाला है और उसका नाम रुद्रम 2A होने वाला है। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में और कई सारे वीडियो मैंने देखा था, उसमें जो बताया जा रहा है उनमें से एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर रुद्रम 2 मिसाइल रुद्रम सीरीज का मिसाइल है तो उसे एंटी रेडिएशन मिसाइल होना चाहिए, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल होना चाहिए। और अगर वो एक बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करता है तो वो एक सी स्किमिंग मिसाइल कैसे हो सकता है? और सेम वीडियो और आर्टिकल में ये भी बताया गया था कि रुद्रम 3 मिसाइल का जो रेंज होने वाला है वो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इसको अगेन एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दिया गया है, जो कि मे भी टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि अगर DRDO रुद्रम सीरीज के अंदर इन मिसाइल्स को बनाने वाली है तो वो एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाले हैं। और बाकी आगे चल के तेजस MK2 या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या एमका के वेपन पैकेज में शामिल होने वाले हैं, या फिर हो सकता है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं बल्कि एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, जिसके बारे में फिलहाल ऑफिशियली DRDO की तरफ से कहीं पर भी कोई अपडेट नहीं दिया गया। लेकिन मैंने देखा है ADA के ऑफिशियल वाउचर में तेजस MK2 के साथ इन दोनों मिसाइल को वहां पर डिस्प्ले किया गया था, लेकिन वहां पर कहीं पर भी इनकी बैलिस्टिक मिसाइल होने की जिक्र नहीं किया गया है।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी को लेके। आप सबको याद होगा चाइना के साथ चल रही बॉर्डर फेसअप के दौरान इंडियन आर्मी के लिए स्विच हाइब्रिड टैक्टिकल ड्रोन्स को खरीदने का फैसला किया गया था और इसके लिए आइडाफॉक टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 140 करोड़ की कीमत में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और इनकी पहली बैच को तुरंत ही अगस्त 2020 के अंदर ही इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया था और अभी इनको लद्दाख में खराब वेदर कंडीशन में अच्छे तरीके से टेस्ट किया जा चुका है और इसको ईस्टर्न लद्दाख के अलग अलग रीजन में टेस्ट किया गया है। ये मेनली एक सर्वेलेंस ड्रोन होने वाला है जो कि वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसको डे नाइट कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें एक 720 पिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जिसको डे टाइम में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें 25x का जूम भी दिया गया है। साथ ही इसमें एक 480 पिक्सल का थर्मल कैमरा भी दिया गया है जिसको नाइट कंडीशन में सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं, कैमरा फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, इसको भी ठीक उसी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। अभी इस तरीके की टोटल 120 ड्रोन्स को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था जो कि आर्मी के मुताबिक इसी साल के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। स्विच यूएवी की बात करें तो इसका वजन लगभग 6.5 kg के आसपास है और ये एक बार में 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 2 घंटे तक एक बार में उड़ान भर सकते हैं। इसकी खास बात यह कि इसको सी लेवल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये ग्राउंड लेवल से तब भी लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है जो कि लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने के लिए काफी सही है। अगला अपडेट चाइना को लेके और अभी हम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से पब्लिश किए गए कुछ रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से अभी बताया गया है कि रिसेंटली चाइना की तरफ से ताइवान की एयर स्पेस में जो घुसपैठ किया जा रहा है उसमें चाइना की तरफ से एक अलग ही स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है और अभी चाइना की तरफ से अपने पुराने J7 फाइटर जेट को ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करने के लिए भेजा जा रहा है। अब सवाल ये है कि चाइना के पास J11, J10 और J16 या फिर J20 जैसे फाइटर होते हुए भी वो किस वजह से अपने पुराने J7 फाइटर जेट को ताइवान के एयरस्पेस में घुसपैठ करने के लिए भेज रहे हैं जो कि 60s के टाइम के मॉडल और इनको ताइवान की तरफ से ग्रैंडफादर फाइटर जेट कहा जाता है और इनको आप मेनली रशियन ओरिजिन MiG-21 के चाइनीज कॉपी कह सकते हैं और ज्यादातर J7 को चाइना धीरे धीरे रिटायर कर रहा है। तो अभी इनको ताइवान के एयरस्पेस में घुसपैठ करने के लिए भेजना मौत को दावत देना जैसा है क्योंकि ताइवान रिस्पांस के तौर पर अपनी F-16 को भेज सकता है या ताइवान की तरफ से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जा सकता है जो कि इन फाइटर जेट के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। अब यहाँ पर चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरअसल चाइना की तरफ से इनको जानबूझकर ताइवान के एयरस्पेस में घुसपैठ करने के लिए भेजा जा रहा है ताकि ताइवान की एयर डिफेंस कैपेसिटी और रिस्पांस टाइम को देखा जा सके और ये फाइटर जेट वैसे ही रिटायर होने वाले हैं तो अगर ताइवान इनको मार गिराता है तब भी इससे चाइना को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिस वजह से वो इनको बार बार ताइवान के एयरस्पेस में घुसपैठ करने के लिए भेज रहे हैं और ये ताइवान की ताकत को नापने के लिए चाइना को काफी मदद करने वाला है। कुछ चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अपने 1000 से ज्यादा J7 फाइटर जेट को भी ड्रोन्स में कन्वर्ट कर चुका है और अभी जो J7 ताइवान के एयरस्पेस में 17 जून को घुसपैठ किए थे वो सभी भी ड्रोन थे जिसको चाइना की तरफ से रिमोटली ऑपरेट किया जा रहा था। अब हालांकि इस पर पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली कोई भी डाटा नहीं दिया गया, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये भारत के लिए चिंता करने वाली बात होने वाली है क्योंकि किसी भी एरियल फाइट में अगर चाइना इन ड्रोन्स को डिप्लॉय करता है तो ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को गुमराह करने के साथ साथ हमारे फाइटर जेट के लिए भी मुश्किलें पैदा करने वाले हैं। जबकि असली पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट रहेंगे वो इनकी आड़ में रहकर ही इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के ऊपर फायर करके आसानी से वापस भाग सकते हैं और ड्रोन सामने रहकर हमारे सरफेस मिसाइल सिस्टम के साथ भी एंगेज हो सकते हैं या फाइटर जेट के साथ भी एंगेज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर उनके पास अभी ऐसे 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, यानी कि 1000 से ज़्यादा AI बेस्ड J7 एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो ये खतरे की घंटी होने वाली है क्योंकि एक फुल स्केल की लड़ाई में अगर चाइना इसकी 10% को भी डिप्लॉय करता है तो तब भी ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की पहली वेव को आसानी से झेल जाएंगे और एक बार को अगर हम इन सभी को मार गिराते हैं तब भी जो असली चाइनीज फाइटर जेट रहेंगे वो आसानी से अपना काम करके अपने एयरस्पेस में वापस चले जाएंगे। अगला अपडेट अफगानिस्तान को लेके। तो अफगानिस्तान से अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी ट्रूप्स को हटाया जा रहा है, ठीक उसके तुरंत बाद ही तालिबान की तरफ से फिर से अफगानिस्तान के अलग अलग जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। इसी बीच भारत की तरफ से कंधार में मौजूद अपनी कॉन्सुलेट से लगभग 50 डिप्लोमेट को वापस लाने का फैसला किया गया है।
मंगलवार को हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया था कि अभी कंधार में मौजूद हमारी एम्बेसी को बंद करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अभी अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब हो रहे थे, जिस वजह से इंडियन डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी को देखते हुए उनको वापस बुलाने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी एक स्पेशल इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को कंधार भेजा गया था, लेकिन मजे की बात यह है कि एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान जाते वक्त पाकिस्तानी एयरस्पेस में होकर नहीं गया था। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो भी इंडियन अभी अफगानिस्तान में मौजूद है तो उनको आगे चल के वीजा रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगी, उसको सॉल्व करने की अभी पूरी कोशिश किया जा रहा है। और ये जो अभी डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया गया, ये एक टेम्परेरी प्रोसेस होने वाली है, जो कि जैसे ही मजार शरीफ के पास शांति कायम होगा तो तुरंत ही हमारी कंसुलेट को वहां पर रिस्टोर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके है। जैसे कि अभी एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने के लिए भारत की तरफ से भरपूर कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच हम इजराइल से भी एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीद रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपने तरफ से 10 एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने के लिए टेंडर को फ्लोट किया जा चुका है। दूसरी तरफ अभी DRDO की तरफ से अभी हमारी तीनों सर्विस को अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम का डेमो दिखाया जा रहा है। अब DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और इसकी खासियत क्या है। और अभी इसकी अपडेटेड रेंज की बात करें तो वो लगभग 4 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, जो कि पहले 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच बताया जा रहा था। लेकिन अभी पहली बार इसकी प्राइस को लेकर कुछ डिटेल सामने आया है और अभी पता चला है कि DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम दरअसल काफी महंगा होने वाला है और हर एक सिस्टम की प्राइस लगभग 22 करोड़ के आसपास होने वाला है। और ये तब होने वाला है जब हमारी तीनों सर्विस की तरफ से मिनिमम 100 यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, और अगर हम कम यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो ये हमको और भी ज़्यादा महंगे पड़ने वाला है। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना जितना मुश्किल काम नहीं है, उससे ज़्यादा मुश्किल ये है कि इसके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंसिव सिस्टम को किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि 1 लाख की ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर हम 22 करोड़ का एक एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदते हैं तो फाइनेंशियली हमारा ही नुकसान होने वाला है। और अभी DRDO की तरफ से इसकी टेक्नोलॉजी को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ शेयर किया जा चुका है, जो कि इसको आगे चल के मैन्युफैक्चर करने वाली है। लेकिन DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम की एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, इसमें मल्टी लेयर डिटेक्शन सिस्टम होने के साथ साथ 2 लेयर की डिफेंसिव सिस्टम भी मौजूद है, जो कि अकेले ही ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जो कि मैक्सिमम फॉरेन सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।